नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम्स वाला में। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग और सबसे ज्यादा उठने वाले प्रश्न आपके दिमाग में जो आज तक आपके क्लियर नहीं हुए होंगे, तैयारी शुरू करने से पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। आप सभी के कमेंट्स, जो पिछला वीडियो मेरा रणनीति वाला जिसने नहीं देखा है वो पूरा आप देख लीजिए। 120 दिन की रणनीति जो 26 अप्रैल को एमपीपीएससी प्री 2026 होने वाला है उसके संदर्भ में थी। और उसमें कुछ ऐसे सेक्शन थे जिन पे मैंने बोला था कि आप सभी बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, और आपके कमेंट्स मैंने देखे तो आप चाहते हैं वो सारी चीजें जानना जो आज तक आपको नहीं पता थी। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है अब तक का, और आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिली होगी जो मैं देने आया हूं। तो सबसे पहले एक लाइक ठोक दो और शेयर कर दो इस सेशन को, क्योंकि इसमें मुद्दे ही कुछ ऐसे खास हैं। आप एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, कर चुके हो, और आपको ये प्रश्न दिमाग में चल रहे हैं और आपके क्लियर नहीं हुए हैं, तो उन सारे प्रश्नों के जवाब यहां आज आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें रहेगा सबसे पहले कि सिलेक्शन के बाद सबसे पहले क्या बनते हैं डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, कौन सी पोस्ट होती है, कौन सा बड़ा पद होता है, क्या इनके कार्य होते हैं और क्या अंतर होता है एक डिप्टी कलेक्टर और एक एसडीएम में। तो वो सारे डाउट्स, क्या सैलरी पहले महीने, क्या सैलरी आपको मिलेगी, क्या होगी चयन प्रक्रिया, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, क्या क्या उसमें मुद्दे रहेंगे, कौन से नंबर जुड़ते हैं, क्या आयु सीमा रहेगी, कितनी छूट मिलेगी, सभी मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। कितने नंबर का प्री होगा, कितने का मेंस, कितने का इंटरव्यू, डीएसपी बनने के लिए क्या मापदंड रहेंगे, क्या अलग होते हैं प्रावधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सभी लोग एक बार लाइक कर दो और जुड़ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज होने वाली हैं। तो कैसे बनेंगे डिप्टी कलेक्टर, क्या है अंतर डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में, कितनी मिलती है उनको सैलरी। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, उससे पहले हम यहां देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मुद्दों पे हम देखने वाले हैं आज। तो एक अभ्यर्थी के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के जवाब यहां आज आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि सिलेक्शन के बाद डिप्टी कलेक्टर बनते हैं एसडीएम, क्या होता है मुख्य अंतर उनकी पावर्स में और क्या होते हैं कार्य, पहला ये रहेगा। और साथ ही इसके मैं आपको पहली सैलरी बताऊंगा कि पहली कितनी मिलती है सैलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। यहां इसके बाद कब आएगा एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन, क्योंकि कैलेंडर तो जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। कब होगी परीक्षा तो ये पता चल चुका है। क्या है चयन प्रक्रिया, कैसे होते हैं आप सिलेक्ट, कितने नंबर का होता है प्री मेंस इंटरव्यू, पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इन तीनों पड़ाव के बाद ही आप डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और डीएसपी बन पाएंगे, तो पूरी जानकारी होगी। राज्य सेवा अभ्यर्थियों को प्री में दूसरे प्रश्न पत्र में कितने न्यूनतम मार्क्स, मतलब सी सेट में राज्य सेवा वालों को कितने मार्क्स चाहिए, और वन सेवा वालों के लिए क्या है प्रावधान, न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा, और आयु की गणना कब से गिनती की जाएगी आयु की, और आयु संबंधी सारी छूट मैं आपको बताने वाला हूं। क्या है शैक्षणिक योग्यता, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, और क्या अंतिम वर्ष जो ग्रेजुएशन में अंतिम वर्ष में है वो बच्चे भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म, ये भी बताऊंगा मैं। फॉर्म भरने से कौन से दस्तावेज आपको आवश्यक हैं, जो फॉर्म आगे आएगा तो उसके पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट जरूरी हो। वन सेवा के लिए कौन से अलग प्रावधान है कि वन सेवा वाले जो डिप्टी रेंजर और रेंजर के पद आते हैं एसडीओ वन सेवा के अंतर्गत, तो उनके क्या प्रावधान है। राज्य सेवा हेतु कितने प्रकार के पद जारी किए जाते हैं, कौन होता है सर्वोच्च, तो कितने प्रकार के एमपीपीएससी के थ्रू पद आते हैं, कौन कौन से मैं आपको वहां पर फिल करवाते हैं वो, और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर आपको पोस्ट मिलती हैं। सिलेक्शन के बाद डिप्टी कलेक्टर बनते हैं एसडीएम, क्या होता है मुख्य अंतर, ये हम देखने ही वाले हैं। कितनी मिलेगी इन हैंड सैलरी, सबसे पहले इन 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे हम। डीएसपी बनने के लिए कौन से अलग प्रावधान है, कोई ऐसा प्रावधान जो शारीरिक मापदंड से संबंधित है, बहुत सारे बच्चे डीएसपी बनना चाहते हैं, क्या आयु सीमा में भी कोई अंतर है, तो वो भी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि बिल्कुल है, अलग है प्रावधान इसके। अगर आपका डीएसपी बनने का सपना है तो वो भी आपको पूरे करने पढ़ेंगे। राज्य सेवा परीक्षा में किन वर्गों को 3 चरणों पर चयन होने पर प्रोत्साहन राशि, तो भाई यहां पर एक अवार्ड स्कीम योजना चलती है जिसमें विभिन्न स्तरों पर जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको यहां इसमें पुरस्कार दिया जाता है। पेपर में त्रुटि होने पर किस भाषा को सही माना जाएगा अंत में, मतलब किस चीज का हमें एग्जाम देते समय ध्यान रखना है। सभी मुद्दों पर बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन के बाद बनेंगे डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम, क्या होता है मुख्य अंतर। तो यहां हम, क्योंकि सर्वोच्च जो पद यहां मिलता है एमपीपीएससी के थ्रू, वो डिप्टी कलेक्टर होता है, और डिप्टी कलेक्टर वर्सेस एसडीएम, तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या है अंतर।
राज्य प्रशासनिक सेवा मतलब एमपीपीएससी में चयन होने के बाद एक अधिकारी को सबसे पहले डीसी के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह बात आप ध्यान रखना, डीसी के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो सर एसडीएम कैसे बनते हैं, मैं बताता हूं आपको। डीसी के बाद बनते हैं एसडीएम। ये कब बनेंगे सर, ये तब बनते हैं प्रमोशन होके जब आपको उन प्रशासकीय कार्यों का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि एक डिप्टी कलेक्टर किस लिए होता है, तो डिप्टी कलेक्टर एक रैंक या पद होता है जो जितने भी डिप्टी होते हैं, चाहे डिप्टी सीएम भी देख लें आप, तो वो सहायक होते हैं। जैसे डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर का सहायक होता है, जो जिला के अंतर्गत जिलाधीश होते हैं, जिले के मुखिया होते हैं, उनकी सहायता के लिए पहले उनके साथ रखा जाता है उनको, जिससे इनको कार्य का अनुभव हो जाए। और फिर सीनियरिटी और आपके काम करने के स्टाइल के तहत कैसा आपका तरीका रहता है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको एक जो इसका फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, एक डिवीजन दिया जाता है जिसको हम उपखंड भी कहते हैं, जो एक जिले का उपखंड हो सकता है। एक जिले में कई उपखंड होते हैं और वहां पर फिर उनको उसी प्रकार से जैसे जिले का जिलाधीश होता है, उसको सारे पावर्स उनके दे दिए जाते हैं, वैसे ही वहां उस उपखंड में यहां एसडीएम को दे दिए जाते हैं। तो मतलब डीसी के बाद आपको फिर एसडीएम बनाया जाएगा। एसडीएम के बाद एडीएम आपको देखने को मिलते हैं, एडीएम साहब, और एडीएम साहब के बाद आप देखोगे कि कलेक्टर महोदय हो जाते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर में हम बेसिकली जो मेन चीज देख रहे हैं उस पे आते हैं। डिप्टी कलेक्टर यह एक प्रशासनिक पद या रैंक होती है जो एमपीपीएससी के थ्रू सबसे पहले चयन के बाद आपको बनाया जाएगा, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दी जाती है। तो यह भाई एक प्रशासनिक पद और रैंक है एमपीपीएससी के थ्रू जो दिया जाता है। अब हम देखें एसडीएम साहब को। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह एक कार्यभार है जो किसी उप मंडल या उपखंड जो एक जिले में कई हो सकते हैं कि प्रशासन की देखरेख के लिए किसी डिप्टी कलेक्टर को सौंपा जाता है। मतलब कुल मिला के डिप्टी कलेक्टर जब आप अनुभव हो जाएगा आपको कार्य करने का कलेक्टर साहब के साथ रह के, फिर आपको आपकी कार्यशैली को देखते हुए यहाँ एसडीएम एक उपखंड अलग से दे दिया जाएगा। जिस प्रकार से जिले में पूरे में कलेक्टर की भूमिका होती है, कार्य होते हैं, फिर वो एक उपखंड में वैसे ही एसडीएम के हो जाते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं कार्य और अधिकार क्या होते हैं इनके। तो एक डिप्टी कलेक्टर जो होता है ये जिले में जिला कलेक्टर के सहायक, तो सहायता के लिए होते हैं। मैंने जैसा बताया कि सहायक के तौर पे कलेक्टर के साथ पहले रखे जाते हैं स्टार्टिंग में। फिर क्या होता है सर, तो फिर विभिन्न प्रशासकीय कार्यों प्रबंधन करते हैं, उन प्रशासनिक कार्यों का कलेक्टर की देखरेख में। इनके पास राजस्व संबंधी अधिकार इनको स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, राजस्व संबंधी कार्य इनको सौंपे जाते हैं। जबकि जब आपको अनुभव और ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर आपको एसडीएम एक उपखंड दिया जाएगा, एक डिवीजन दिया जाएगा, सब डिवीजन। ये अपने उपमंडल या उपखंड के तहसीलदारों पर सीधा नियंत्रण रखते हैं। एसडीएम जो अपने उपखंड होगा उनका डिवीजन, सब डिवीजन, उसके अंडर जितने तहसीलदार होंगे वो सब इनके अंडर में काम करेंगे। मतलब राजस्व का काम तो ये भी कर रहे हैं जैसे डिप्टी कलेक्टर का था, ठीक है भाई। और जिले के प्रशासनिक और राजस्व कार्यों का प्रबंधन करेंगे, हाँ ठीक है, ये तो लगभग इनका भी था। बट अंतर क्या है, अंतर यहां से शुरू होता है। ये पावर्स जो हैं ये किसके पास नहीं होते, डिप्टी कलेक्टर के पास। इनके पास कुछ दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी आप कहते हो, इनसे संबंधित शक्तियां, जैसे धारा 144 लगाना, पूरे जिले में धारा 144 कलेक्टर महोदय लगाते हैं, उसी प्रकार के इनको भी पावर्स दिए गए हैं अपने उपखंड में। ये चीज अलग हो जाती है डिप्टी कलेक्टर से, क्योंकि एक उपमंडल का वो मुखिया कलेक्टर की तरह इनको बना दिया जाता है कलेक्टर जिले में, और ये अपने उपखंड के अंतर्गत मुखिया हो जाते हैं, तो इनको ये पावर दे दी जाती है। जैसे कि मजिस्ट्रेट की शक्तियां, आपने देखा होगा एसडीएम कोर्ट भी होता है हर उपखंड और सब डिवीजन में, जहां भूमि संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामले, जिनको हम दीवानी मामले कहते हैं, वो सुनवाई होती है और निर्णय देते हैं उस पर। डिप्टी कलेक्टर के पास ये शक्तियां नहीं होती, जबकि जो एसडीएम की एक्स्ट्रा शक्तियां ये डिप्टी कलेक्टर के पास नहीं होती है। तो ये मेजर बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब सर हमें एसडीएम बनना है,
हम तो सर वहां पे जो मजिस्ट्रेट की तरह और धारा 144 जैसे कानूनी शक्तियां और सीआरपीसी का उपयोग करना चाहते हैं, तो भाई आपको पहले डिप्टी कलेक्टर बनाया जाएगा, फिर उसके आपकी कार्यशैली अनुभव के आधार पे आपको एक उपखंड का मालिक बनाया जाएगा या मुखिया बनाया जाएगा, मालिक नहीं बोलना चाहिए, और फिर आपकी होगी पदोन्नति। डिप्टी कलेक्टर के बाद फिर बनोगे आप एसडीएम। तो पदोन्नति के बाद ही उन्हें उपमंडल का कार्यभार सौंपा जाता है, जिसमें एसडीएम के रूप में फिर वह काम कार्य करते हैं। तो ये आपके दिमाग में डाउट क्लियर हो गया होगा, जो डाउट आ रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम कि पहली सैलरी कितनी आने वाली है, सबसे ज्यादा पेचीदा काम और दिमाग को हिलाने वाला। तो हम समझते हैं आपने आज तक नोटिफिकेशन से लेके हर जगह ये देखा होगा, पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिला होगा, तो मैं बताता हूं आपको। पहली सैलरी क्या मिलेगी एक डिप्टी कलेक्टर को? पे बैंड जो होगा, एक पे बैंड बनाया जाता है और ये नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। ये कहां मेंशन होता है? नोटिफिकेशन में। इतनी जानकारी बस दी जाती है कि जो नोटिफिकेशन होगा डिप्टी कलेक्टर या डीसी साहब के लिए एक पे बैंड बनाया गया है। 15,600 से लेके 39,100 तक का पे बैंड है। मतलब सर, मतलब ये है कि स्टार्टिंग जो होगी वो यहां से होगी 15,600। सर इतनी सी सैलरी मिलेगी? अरे रुको रुको, सब्र करो, रुको। स्टार्टिंग पहले महीने 15,600, फिर ये बढ़ती जाती हर साल 15,600 पे कुछ बढ़ेगी, फिर अगले साल ऐसे ऐसे करके आप हाईएस्ट यहां तक जा सकते हो। पे बैंड का मतलब ये है। इस पे फिर मिलता है ग्रेड पे। ग्रेड पे बताया गया है उसमें 5400 ग्रेड पे होगा। मतलब सर पहले महीने की अगर हमें निकाल ली है तो सर 15,600 आपने पहले महीने की बताई, इस पे ग्रेड पे मिलता है 5400। बिल्कुल, तब तो सर तब भी ज्यादा नहीं होती है, 21,000 मात्र मिलेंगे क्या? सर हमें नहीं बनना, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, हम दूसरी नौकरी प्राइवेट में ज्यादा कमा रहे हैं। रुको रुको रुको, जरा सब्र करो। 21,000। अब क्या होता है, यहां लगता है 7th पे कमीशन चल रहा है एमपी में। 7th पे कमीशन, एमपी की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भाई, तो ये एमपी में अभी 7th पे कमीशन मतलब 7वां वेतन आयोग है। इसके तहत जो फॉर्मूला एक सरकार ने दिया, क्या फॉर्मूला है सर? तो एक फॉर्मूला है कि सैलरी जो बनेगी आपकी, सैलरी में कितने का गुणा यहां होगा? 2.67 का मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब इसमें करो अब आप, सैलरी जो अभी हुई आपकी 7th पे कमीशन के में अब करो आप गुणा 2.67 का, तो ये लगभग कितना बनेगा? तो ये लगभग राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूं, तो ये लगभग आपका 56,100 रुपए बनेगा। इतने रुपए। अब ये क्या निकल के आ गया सर? तो ये है आपका बेसिक पे। रियल पे और बेसिक पे आपका ये है पहले महीने का, तो मतलब ये बेसिक पे है। सर मात्र 56,100 रुपए ही मिलेंगे? अभी भी रुको, अब क्या होगा? अब मिलेगा आपको डियरनेस अलाउंस। कई जगह ये 10% है, कई जगह जो देखने को मिला, ये क्या करता है, शहर और समय के अनुसार वेरी करता है। कहीं का ज्यादा होगा, कहीं का कम। शहर के हिसाब से भी ये डिसाइड होता है कि कितना महंगा शहर है, तो ये महंगाई वही शहर के हिसाब से मिलेगी। महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस कहा जाता है इसको। तो अगर हम इसका एक जर्नल तौर पे लगभग एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सब जगह के लिए अलग अलग है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अगर बेसिक का 20%, मतलब इसका 20% अगर लगभग निकाला जाए तो इतना आ जाएगा। मतलब बेसिक में सर हम सैलरी निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या करें हम? इसमें ऐड करें डीए ऐड कर देते हैं हम, तो यहां पर आपका लगभग 11,220 हो जाएगा। हम फिर सर एक एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये शहर के हिसाब से ही वेरी करता है कि उस शहर में आपका हाउस रेंट क्या हो रहा है, तो इसका भी भत्ता आपको मिलेगा। तो इसको एचआरए कहा जाता है, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। एचआरए कहीं कहीं 10% है, कई सेवाओं में यहां 5% है, यहां 10% देखने को मिला, जो मैंने खोजा भी ना, तो वहां आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ये भाई हर जगह वेरी कर सकता है, बार बार मैं बोल रहा हूं। टीए एक देखोगे आप, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये लगभग 3,000 के आसपास हो सकता है। और अन्य भी होते हैं जिसमें आप अन्य भी देखोगे, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, इसमें हम देखें तो लगभग इन हैंड सैलरी जो आपकी बनेगी, अब इन हैंड सैलरी,
इन हैंड सैलरी एक डिप्टी कलेक्टर के पहले महीने की निकालूं मैं, तो इन हैंड सैलरी आपकी एक महीने की, पहले महीने की पहली, तो लगभग लिख रहा हूं मैं कि लगभग कितना बनेगा, तो लगभग हर जगह की अलग हो सकती है, हर शहर की अलग हो सकती है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी बेसिक पे चेंज नहीं होगा, चाहे कहीं का हो, ये है होता है मेन बेसिक पे, जो आपको मैंने निकाल के दिखाया कैसे। तो यहां 81,330 के लगभग 81,330 रुपए आपकी इन हैंड फर्स्ट सैलरी बनेगी, शहर के हिसाब से, शहर के अनुसार अलग और समय के अनुसार अलग अलग, पर इसमें ज्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि ये सब जगह के लिए सेम है। बेसिक पे तो आपका इतना मिनिमम है, और कैसे आया ये भी मैंने बताया। तो आपको सैलरी दिमाग में क्लियर हुई किस प्रकार से रहती है, इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने समझा और निकाला फिर उसको। बाकी ये 3 चीजें वेरी हो सकती हैं, ये आपका लेकिन बेसिक पे फिक्स है यहां तक का, ठीक है, क्लियर बात। अब हम देखते हैं आगे, तो ये सैलरी आपको मिलने वाली है। अब राज्य सेवा की चयन प्रक्रिया क्या है, तो हम चयन प्रक्रिया की बात पे आ जाते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है, हर मापदंड को मैं बताने वाला हूं, धैर्य से देखते जाइए, फुल इंफॉर्मेशन जो आज तक आपने नहीं देखी होगी, बस नोटिफिकेशन मेन पेज निकाल दिए जाते हैं। तो 3 चरण है यहाँ पे, सबसे पहले सभी को पता है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगी, और ये OMR होगी, मतलब ये ऑफलाइन पेपर होता है, और ये प्री जो होता है इसके मार्क्स मेंस में नहीं या फिर सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए एक पैमाना है प्री, जिसमें भीड़ को अलग करना होता है उनका उद्देश्य। बाकी दूसरे और तीसरे चरण को ही जोड़कर मार्क्स आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ये लिखित और वर्णनात्मक होती है, रिटन होता है, ये भी ऑफलाइन ही है, और उसके बाद होता है साक्षात्कार। इन दोनों से मार्क्स आपके जुड़ेंगे। कितने मिलते हैं, जस्ट मिनट रुकना, अभी आ रहा हूं उस पे कि कितने कैसे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्री की बात करें हम, जो आपका प्री एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको पता है कि एक ही दिन सेम डे 2 पेपर होते हैं, सेम डे एक ही दिन 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि GS कहलाता है, सामान्य अध्ययन, 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, इसलिए 200 नंबर का। जबकि ये द्वितीय प्रश्न पत्र उसी दिन सामान्य अभिरुचि, जिसको हम CSAT कहते हैं, इसको कहते हैं हम CSAT, सुना होगा आपने, जो मैथ वगैरह जिसमें आती है। CSAT भी 2 घंटे का होगा, और ये 200 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन यहां भी रहेंगे। अब किसको इसमें कितने स्कोर करना है वो 1 मिनट में बताता हूं अभी आपको। पहले तो ये क्लियर हो गया कि प्री में आपके 2 उसी दिन पेपर होंगे, एक GS होगा, एक CSAT। GS में आपको 2 घंटे मिलेंगे, CSAT में भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, दोनों में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 200 अंक। ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है मुख्य परीक्षा के लिए आपको, और इंटरव्यू के बाद उनके दोनों के नंबर ही जुड़ेंगे, इसके नंबर मेंस में नहीं जुड़ेंगे या सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। यहां एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मेंस के लिए कितने लोग बुलाए जाते हैं। मान लो भगवान करे और यही हो कि भाई 200 बोल दिए मैंने, 300-400 पद आए 2026 में, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि 300 पद आए, मान लो यही मान लेते हैं कि 300 पद हैं, तो 20 गुना क्या बुलाते हैं इसके लिए, ये मेंस के लिए। मेंस के लिए 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, मतलब लगभग 6000 लोग क्या देते हैं, फिर मेंस देते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें मेंस देते हैं, यहां पर मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स प्री वाले सिर्फ मेंस के सिलेक्शन, मेंस के लिए सिलेक्शन के लिए है ये पेपर, जिसमें 6000 लोगों को सिलेक्ट किया गया मेंस के लिए। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ये चीज होती है, यहां पे ये चीज होती है कि जो इंटरव्यू और मेंस होगा उसके ही नंबर जुड़ते हैं। यहां पर आपको एक चीज ये देखनी है कि जो प्री एग्जाम हुआ, प्री पेपर जो हुए उसी दिन हुआ GS और CSAT। GS में आपको जो भी वहां उस टाइम पे कट ऑफ, कम से कम आप 80 तक तो लेके आइए नंबर, जिससे आप श्योरिटी आ जाएगी। 80 क्वेश्चन सही करें कम से कम। तो GS
और सी सेट। सी सेट राज्य सेवा के लिए बात करें हम, राज्य सेवा जिससे आप डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, जो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी वगैरह बनते हैं उनकी बात करें, तो यहां पर इससे मेरिट बनेगी आपकी मेंस के लिए, मेरिट या फिर आप बोल दो इससे मेंस में अपीयर होंगे, ये क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे। सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा जिसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं बस, बाकी इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। मतलब ये काम का है आपके लिए, काम के दोनों है भाई, लेकिन बात बता रहा हूं मैं कि वहां 40% तो आप इजीली ले आओगे। वही वन सेवा वाले भाई हैं जिनको रेंजर बनना है, कई लोगों का सपना होता है, तो भाई बिल्कुल उनके लिए जीएस प्लस सी सेट दोनों के मार्क्स, दोनों प्री की बात कर रहा हूं मैं, जो एक ही दिन 2 पेपर होंगे आपके, दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं। क्लियर है ये बात? ये तो आपके दिमाग में आ गया ना, आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये है पूरा प्रोग्राम। प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग था, जिसमें आपने प्री क्वालिफाइंग क्या, प्री ऐसा है कि उसमें मेंस देने का एक स्टेप है बस, उसके बाद उसके नंबर का कोई महत्व तो नहीं है, चाहे आप 99 क्वेश्चन सही करके आओ। फिर यहां क्या होगा, तो मेंस में जब आप अपीयर हो जाओगे, बैठने लगोगे, तो 6 पेपर, और ये पेपर लगातार होंगे, कोई गैप नहीं। इसीलिए बोलता हूं कि पूरे नोट्स बनाइए, अदरवाइज आप पिछड़ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, 6 पेपर लगातार डेली होंगे, 6 दिन में 6 पेपर। पहले दिन क्या होता है, पहला पेपर ये लिखा है प्रथम, फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर में आप देखोगे, पहले पेपर में 2 पार्ट मिलेंगे आपको, आ और बा, इतिहास भूगोल। इतिहास और भूगोल आप देखोगे तो ये क्या होगा, टोटल पेपर पहला होता है ये 300 नंबर का होगा। कितने का होगा, 300 नंबर का होगा। तो 2 पार्ट हैं तो 150 के। अब इसमें भारत का भी इतिहास है और मध्य प्रदेश का भी है, दोनों है सेम, ऐसा इसमें भूगोल में भी है। तो ये एक ही दिन एक ही पेपर है, पर 150 के 2 पार्ट होंगे, 3 घंटे मिलेंगे मीडियम आपके हिसाब से, हिंदी अंग्रेजी दोनों। दूसरा जीएस पेपर जो होता है दूसरे दिन होगा, इसमें भी पार्ट 2 है, राजनीति विज्ञान मतलब जो आपकी पॉलिटी है, इंडियन एमपी सब है इसमें, और समाज शास्त्र दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ भी 150 में बांटा गया है 100 नंबर को, 3 घंटे हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तीसरा पेपर जो होगा आपका वो होगा अर्थशास्त्र, मतलब एमपी की इकोनॉमी भी होगी, इंडियन भी होगी, पार्ट आ और बा यहाँ भी है। इसके बी पार्ट में देखें तो साइंस, टैक और स्वास्थ्य वगैरह दिया गया है। यहाँ भी 150 के मतलब 300 नंबर का ये पेपर होगा, 3 घंटे का, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। फिर आता है नंबर चौथा पेपर, सामान्य अध्ययन चतुर्थ पेपर। इसमें आप इथिक्स देखोगे पार्ट ए में, और जबकि बी में देखोगे उद्यमिता, मैनेजमेंट, उद्यमिता प्रबंधन, ये सारी चीजें। ये भी 150 के 2 पार्ट है, मतलब 300, यहाँ भी 3 घंटे, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। अब आता है नंबर 5वां पेपर, जो कि सामान्य हिंदी और व्याकरण से संबंधित है। ये 200 नंबर का है, यहाँ पार्ट ए भी नहीं है, ये 200 नंबर का है, 2 घंटे में होता है। जबकि 6वां पेपर भी है तो लगभग हिंदी से ही संबंधित, हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन, लेटर राइटिंग वगैरह होती है इसमें, ये प्योर हिंदी माध्यम में होते हैं दोनों। अब आप ये भी सोचो कि हिंदी भी इंग्लिश में लिखा हो, तब तो फिर ठीक है, ये व्हाट्सएप में ही हो सकता है। तो 100 नंबर का रहेगा ये, इसमें 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम इन सारे मार्क्स को जोड़ें तो टोटल मार्क्स 1500 हो जाएंगे। मतलब मेंस के जो सारे 300 के हैं, ये 300 का है, ये वाला दूसरा पेपर 300 का है, तीसरा पेपर 300 का है, चौथा पेपर भी 300 का है। 5वां पेपर जो आता है, 5वां पेपर ये आपका आ जाता है 200 का, और 6वां पेपर जो आपका होता है वो हो जाता है 100 का। सबको जोड़े हम तो हमारे पास मेंस के मार्क्स कितने हो गए, मेंस के यहां पर हो गए, मेंस के हमारे पास पूरे 1500। अब 1500 हो गए, इसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू। इंटरव्यू में हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, तो 185 अधिकतम है, मतलब 1685 मार्क्स जो रहेंगे यही डिसाइड करेंगे इसमें से आप कितने लाते हैं और क्या आपकी मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट।
फाइनल मेरिट इतने में ही बनती है, 1685 अंक में से। ठीक है, तो ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया कि कैसे आपको कैसे सेलेक्ट होना है और कैसे पेपर होते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं और कितने दिन में होते हैं और कितने नंबर इसमें हर पेपर में रहते हैं। ठीक है, अगला आप सिलेबस पे भी बोलोगे तो मैं डिकोड कर दूंगा पूरा, आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं वीडियो ले आऊंगा। अंतिम चयन परिणाम जो तैयार करते समय मेरिट में क्या होता है कि 3 स्तर हुए जरूर है पर पहले का कोई मतलब नहीं है। यहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के योग के बाद आपका सिलेक्शन होगा, कुल मिला के ये होगा। ठीक है, यहां पर आयु सीमा, बहुत सारे बच्चे देखो आपके लिए आयु आ गई है, आयु सीमा कैसे कैलकुलेट होती है, तो देखिए दोनों की अलग लिखी है। एक सेक्शन ये है गैर वर्दीधारी, मतलब गैर वर्दीधारी पद जो कि तहसील नायब तहसीलदार हुए, डिप्टी कलेक्टर हुए, इनको वर्दी तो नहीं मिलती। वर्दीधारी में डीएसपी साहब हैं, तो देखिए गैर वर्दीधारी पद जितने भी हैं उनके लिए 21 वर्ष पूर्ण कर लियो, मतलब मिनिमम एज यहां पर आपको 21 चाहिए है। कब से गणना होगी, 1 मिनट रुकना। 40 वर्ष की आयु पूर्ण की हो और मैक्सिमम यहां विदाउट किसी रिजर्वेशन एक जनरल कैंडिडेट को 40। अब यहां पे अगर आप क्या हैं, अगर आप किसी कैटेगरी और महिला हैं, सारी कैटेगरी सभी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी और वुमन, अगर आप महिला हैं, आप एसटी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी इसमें, तो 5 ईयर छूट मिलेगी, जो ऐसे करके आपके 45 मतलब 5 वर्ष छूट मिल जाएगी, आप किसी भी कैटेगरी या महिला हैं तो। अब वर्दीधारियों के लिए देख लें, मिनिमम तो 21 यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं, किंतु यहां पर है मेन पॉइंट भाई, जो भी डीएसपी बनना चाहते हैं, वर्दीधारी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर 33 वर्ष मैक्सिमम है, ध्यान रखना, 33 इयर्स, जबकि ऊपर क्या है 40 इयर्स। अगर आप हो चुके हैं 34 के तो सपना छोड़ दीजिए जनरल में, लेकिन अगर आप रिजर्व में हो, अगर आप वुमन हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तो आपको यूनिफॉर्म पोस्ट मतलब यहां पर मिल जाएगी कितनी, 5 साल की छूट। तो 5 वर्ष, अगर आप किसी भी कैटेगरी या वुमन हैं, महिला हैं या फीमेल हैं, सॉरी क्षमा करना मुझे, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो छोटे होंगे उम्र में, तो भाई फिर उनका 5 ईयर का उनको चाहिए ही नहीं है अगर छोटे हैं। ठीक है, तो 5 साल की छूट है, मतलब फिर यहां पर भी 5 साल की छूट, 5 और यहां भी 5 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप बात। अब आयु की गणना कब से होगी, देखिए पिछले वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है ये, तो ये 1 जनवरी 2025 जो था वो लास्ट में था, लास्ट ईयर का था ये। अभी नया नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये नोटिफिकेशन के बाद इस बार का पता चलेगा, लेकिन फिर भी 1 जनवरी ही माना जाता है। 2026 के बाद पता चलेगा, बाकी 1 जनवरी से ही मैक्सिमम टाइम क्लियर किया जाता है, तो जो भी बच्चे 1 जनवरी के पहले अपनी एज को काउंट कर लें। ठीक है, आयु की गणना यहां पर यही लिखा है, ये लास्ट वाले के लिए ध्यान रखना, ये क्योंकि पिछला नोटिफिकेशन था। आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो 10वीं में आपकी लिखी है, तो ध्यान रखना 10वीं में। ठीक है, और पिता माता का नाम 10वीं के अकॉर्डिंग ही भरना, जो 10वीं की मार्कशीट है वो काम की है। नेक्स्ट, शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड ये कहां यूज होते हैं, तो ये वर्दीधारी, वर्दीधारी मतलब डीएसपी साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं, आबकारी के लिए भी है, वाणिज्यिक विभाग, जेल विभाग ये भी वर्दीधारी ही है, परिवहन विभाग में भी जो होते हैं वो भी वर्दीधारी ही है। तो यहां पर क्या है शारीरिक मापदंड, गैर वर्दीधारियों के लिए कोई शारीरिक मापदंड नहीं जरूरी है। तो देखिए यहां पे अगर आप पुरुष हैं तो ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पुरुष हैं आप तो। सीने का घेरा बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर में है, ये 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए अगर आप क्या हैं पुरुष हैं। फुलाने पर आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए, तो फुलाए हुए 89 सेंटीमीटर। महिला है आपको तो बस हाइट आपको चाहिए है, बाकी अन्य मापदंड आपको नहीं चाहिए। महिला है आप और आप बनना चाहते हैं इन पदों में, वर्दीधारी बनना चाहते हैं, तो 155 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई जरूरी है।
ठीक है, तो ये शारीरिक मापदंड है जो वर्दीधारियों के लिए बस जरूरी है, और इनमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। शैक्षणिक अर्हताएं, शैक्षणिक अर्हताएं क्या चाहिए सर? तो देखिए, ग्रेजुएट हो आप, स्नातक उत्तीर्ण, सभी ग्रेजुएट, और लिखा है आगे स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। तो खुशी की लहर होनी चाहिए उनके बीच में जो फाइनल ईयर में है, मतलब किसी भी उसमें विश्वविद्यालय से आप हो क्या, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन है आपके पास, किसी भी में हो, है ना, सभी, ये लिखा है सभी। कई बच्चे कंफ्यूज, एक का मैंने देखा था कमेंट की सर मैं फलानी स्ट्रीम से हूं, मैं भाई आप ग्रेजुएट बस हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, ठीक है, और प्लस फाइनल ईयर भाई दे सकते हो, फाइनल ईयर वाले कहां हो, जल्दी आओ, दे सकते हो आप, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रोजगार पंजीयन, तो भाई रोजगार पंजीयन अन्य राज्यों के लिए अपेक्षित नहीं है, अन्य राज्यों हेतु नहीं, अन्य राज्य हेतु कंपल्सन नहीं है, क्योंकि कैसे हो जाएगा उनके पास। हाँ, एक बात और मैं बता देता हूं, अन्य राज्य वाले भी कई लोग देखते हैं तो पूछते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं कि सर हम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप अन्य राज्य भी दे सकते हो, अन्य राज्य वाले भी दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, बस आपको जर्नल से फाइट करना पड़ेगा। आप किसी भी, मान लो यूपी के ओबीसी हो, पर आपको जर्नल से फाइट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, बस समझ गए आप। रोजगार पंजीयन आपको रजिस्टर कर लो, अभी नहीं है तो रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दस्तावेज देख लो, दस्तावेज देख लो, मैं बता देता हूं एक बार, दस्तावेज में क्या क्या चाहिए अपने को। दस्तावेज आगे नोटिफिकेशन आने वाला है, डॉक्यूमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होना चाहिए। देखो, रोजगार पंजीयन कभी कभी कुछ एग्जाम में बोल देता है, कुछ में नहीं, भाई होना चाहिए आपके पास, क्योंकि क्या दिक्कत है, पहले से हो तो बुरी बात है क्या? रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड सबके पास, मेरे पास है सर, भाई अपडेट ना होना तो अपडेट करा लेना, अपडेटेड, आप चले जाओ अपने नगर पालिका भवन, नगर निगम में अपडेट हो जाएगा, ये होना चाहिए। आपके पास किसी भी बैंक, और खासकर आप एसबीआई को ही प्रेफर करिए, उसमें क्या होना चाहिए, अकाउंट भरा जाता है भाई, टाइम लग जाता है इसमें, बनवा लेना भाई। आपके पास नई फोटो तो उसी टाइम खिंचा लेना, आप नई फोटो हो उसी टाइम पे, और उनको संभाल के रखना, आगे अगर कलेक्शन हुआ और होना चाहिए तो काम आने वाली है वो, ठीक है। 10th मार्कशीट जो हो आपकी गलत हो तो भाई उसको सही करा लेना, सही करा लेना। ये चीजें तो प्रमुख रूप से आपके पास दस्तावेज होने ही चाहिए। लास्ट टाइम पे बहुत भड़बड़ाहट मचती है, किसी का रोजगार का वेबसाइट नहीं खुल रहा, कोई आधार अपडेट होने में 3 दिन बोलता है वो कि जाओगे तो बोले 3 दिन बाद हो जाएगा, कोई बोलता है कि अभी बैंक का अभी ये पासबुक आपकी नहीं बन पाएगी, तो भाई ये पहले से करके रख लो आप, ठीक है, ये दस्तावेज हो गए। अब बात आती है कौन कौन से पद यहां पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा और ब्राइटनेस को कम कर देता हूं, जिससे आपको क्या हो जाएगा कि विजिबल होने लगेगा, क्योंकि व्हाइट पेज है। तो किन किन पदों के लिए भर्तियां आती हैं अब इसके तहत आती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। तो ये प्रमुख पद निकालती है एमपीपीएससी। सबसे पहले आप देखोगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, जो कि आप देखने वाले हो राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी, मतलब डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर सर्वोच्च पद होता है इसमें जो निकाला जाता है, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी, अधीक्षक जिला जेल, तो जिला जेल का अधीक्षक सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट का पद होता है। आबकारी उप निरीक्षक, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, वाणिज्य कर अधिकारी, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर की वैकेंसी आती है। सब रजिस्ट्रार उप पंजीयक आपने सुने होंगे, वो वैकेंसी आती है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर सहकारी निरीक्षक का पद आता है।
असिस्टेंट डायरेक्टर सहायक संचालक जो आपने पद देखे होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर सहायक आयुक्त, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर सहायक रोजगार अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खंड विकास अधिकारी। तो ये सबसे पहले प्रमुख पद देख लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट में लास्ट में साइड हट जाऊंगा तो दे दूंगा। इसके बाद पद आपने नायब तहसीलदार, तहसीलदार नहीं आता है, सीधा नायब तहसीलदार, प्रमोशन के बाद तहसीलदार बनते हैं। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर सहकारिता विस्तार अधिकारी, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर सहायक श्रम अधिकारी, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर सहकारी विकास अधिकारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ, जिसको आप सीएमओ साहब कहते हो, सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू सर्विस मध्य प्रदेश अधीनस्थ राजस्व सेवा। ऑल पोस्ट, ये सभी पद हैं जो आपके एमपीपीएससी के थ्रू अभी जारी होंगे। इन सभी पदों पर भर्तियां आती हैं। आपने आज तक बस 2 ही पद सुने होंगे और अपन इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। भाई इन पदों पर आती हैं वैकेंसियां, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें और देखें किस प्रकार से ये पूरे पद जारी किए जाएंगे जब विभिन्न वैकेंसियां निकाली जाती है, वैकेंसीज। ठीक है, चलिए, ये सैलरी, मैं सैलरी बता चुका हूं कैसे काउंट करना है, आप चाहें तो आप काउंट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैकेंसी थी लास्ट 2025 में, लास्ट टाइम कितनी आई थी, क्योंकि अभी नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, तो लास्ट टाइम जो आई थी वैकेंसी वो है 10 आई थी। यहाँ डिप्टी कलेक्टर में कहीं ना कहीं डीएसपी साहब की 22 थी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की 65 थी, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की 2, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 7, नायब तहसीलदार 6, है ना, और वेरियस पोस्ट और उनके ये पेड स्केल। अब जैसे मैंने वहां निकाला था, आप भी चाहो तो निकाल सकते हो, ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से इनका स्केल रहता है। कैसे, मैंने सबसे पहले ही सैलरी बताई है, अगर आप लेट जुड़े हो तो स्टार्टिंग में मैंने बताई है, आप देख लीजिएगा। यहां पे सिविल सेवा में प्रोत्साहन के लिए क्या होता है, तो प्रोत्साहन योजना चलती है भाई। अगर आप एमपीपीएससी में क्रैक करना चाहते हैं और आप किसी भी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आप देखोगे, देखिए एससी और एसटी के लिए सेम प्रावधान है। एसटी और एससी, अनुसूचित जाति से हो या जनजाति, अगर आप ये यूपीएससी का भी लिखा है, मेन में एमपीपीएससी का आपको बता देता हूं, यूपीएससी के लिए भी सरकार प्रोत्साहन देती है। आप अगर आप किसी भी वर्ग के हो, एससी एसटी या ओबीसी, आपको यहां पैसे मिलने वाले हैं भाई हर स्टेप पे, ध्यान रखना। प्री आप क्लियर कर लेते हो, प्री आपने क्लियर की 20,000 रुपए मिलेंगे आपको। अगर आप एसटी के हो या एसटी, प्री क्लियर हुआ आपका, आपको 20,000 की प्रोत्साहन राशि। मुख्य परीक्षा मेंस आप पास कर लेते हो, 30,000 की धनराशि। अंतिम चयन फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आपका, 25,000 की धनराशि। तो 3 स्टेप पे तीनों धनराशि, प्री में 20,000, मेंस में 30,000 और अंतिम चयन पर 25,000। अगर आप एससी या एसटी समुदाय के हो, करो ना भाई, कब करोगे, लाभ उठाओ। हाँ, ओबीसी के लिए थोड़े अलग प्रावधान है, तो ओबीसी के मैंने यहां लिख दिए। अन्य पिछड़ी जाति के लिए अगर आप प्री क्लियर करते हो तो आपको 15,000 मिलेंगे, जबकि यहाँ एसटी और एसटी को 20 मिल रहे थे। मुख्य परीक्षा में यहाँ उनको 30 थे, 5,000 यहाँ भी कम, आपको मेंस में 25,000। साक्षात्कार फाइनल सिलेक्शन उनको 25, आपको 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रोत्साहन राशि आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रावधान हो गए। यहां पे अगर हम एक चीज और भी देखें, जो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन रखा था, क्या क्वेश्चन था, तो लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने रखा था कि देखो, मैं फिर से उस क्वेश्चन पे आ जाता हूं, ज्यादा है वहीं सीधा समझा देता हूं क्या है वो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने एक रखा था, त्रुटि होने पर किस भाषा को सही माना जाएगा। तो आप हिंदी और इंग्लिश के हैं, तो भाई हिंदी भाषा, जब कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा हो तो हिंदी को आप पढ़ लेना। ठीक है, तो हिंदी को आप पढ़ लेना, तो आपको जो अंत में माना जाता है वो हिंदी वाला, क्योंकि दोनों आपको मिलेंगे वहां पेपर में, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल। ये सारे मैंने आपको बता दिए मापदंड सारे, कितनी इन हैंड सैलरी, राज्य सेवा के कितने प्रकार के पद हैं, वन सेवा के लिए अलग प्रावधान क्या है, फॉर्म भरने में कौन से दस्तावेज चाहिए हैं, ये सारी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। स्टार्टिंग कोई लेट जुड़ा हो तो भाई स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देख लेना। अब हमारे प्रयास क्या है, देखिए ये फुली मेरी एमपी जीके की क्लासेस डली हुई हैं, प्लेलिस्ट है पूरी, आप थोड़ा काफी टाइम पहले पढ़ा दिया था, लेकिन पूरा एकदम ऑथेंटिक और नया अपडेटेड ये सब। उसमें आप स्क्रॉल करोगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो नीचे जाने पे मेरा थोड़ा काफी नीचे जाना है, स्क्रॉल करते जाना ऐसा दिखेगा वो,
49 वीडियो पूरे लाइन से टॉपिक डिस्क्रिप्टिव क्लास है, फुल डाटा के साथ। आप एक क्लास भी देखोगे और या कमेंट भी किसी क्लास के देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जनजातियों का वन शॉट मैं पूरा पढ़ा चुका हूं भाई, आपके लिए ही पढ़ाया है। आप उन्हीं प्लेलिस्टों में जाओगे तो नीचे खिसकाओगे तो जनजाति की वन शॉट मिल जाएगा। ये हिस्ट्री का पूरा मैंने प्री प्लस मेंस लाइन से टॉपिक फ्री मुफ्त पूरे, और एक भी डाटा की कटिंग नहीं, आप देख लेना एक भी लेक्चर को ओपन करके। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, कुछ इस प्रकार से दिखेगा उसका फ्रंट पेज। और ये हाल ही में वन शॉट लिया था प्लेलिस्ट, ये सबसे ऊपर है, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा ढंग से, 1 माह पहले। तो ये प्लेलिस्ट में चले जाना आप, जो आप तक आपने नहीं देखा होगा। 6 यूनिट के लिए परेशान होंगे, अर्थव्यवस्था के लिए पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कि इसके अलावा हमने यहां पर सभी कोर्सेज पर जो क्रिसमस डे आ चुका है हमारा, क्रिसमस, तो इसका क्रिसमस ऑफर चल रहा है, अभी आज से ही स्टार्ट हुआ है क्रिसमस ऑफर। और ये ऑफर नहीं, महा ऑफर है, क्योंकि सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, हमारे सारे बैचेस आप देखोगे 80% तक छूट हो चुकी है। तो 80% की महा छूट, इससे ज्यादा छूट कभी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो, आपके पास है 120 दिन। 120 दिन किसमें सर? तो 26 अप्रैल को लगभग आपका 2026 प्री होने वाला है। तो सही तैयारी, सही रणनीति के लिए हमारे प्रमुख रूप से जो बैचेस चल रहे हैं, अगर हम देखें तो आपको इनमें 80% तक सबसे बड़ा डिस्काउंट आ चुका है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सारे 2.0 बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम देखें ऊर्जा, हमारा ऊर्जा बैच है, और ये 2.0 एमपीपीएससी प्री के लिए है 2026, और ये हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम हमारा आपको देखने को मिलेगा, हिंदी मीडियम का बैच है प्री के लिए, ऊर्जा 2.0 2026 प्री। सेम हमारा आप देखोगे तो यहां पर आक्रोश बैच जो देखने को मिलेगा, ये इंग्लिश मीडियम है, आक्रोश 2.0 के नाम से ध्यान रखना आप, 2026 प्री। और ये हमारा प्री का आपका देखने को मिलेगा 2026 के लिए, इंग्लिश मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, ठीक है। अगर आप पूरी कॉम्बो तैयारी चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमारे पास जो आप देखोगे प्रथम बैच है, प्रथम 2.0, ये प्री प्लस मेंस दोनों का विद इंटरव्यू सब कुछ मिलेगा इसमें, पीडीएफ से लेकर टेस्ट तक। 2026 के लिए प्रथम 2.0 बैच है, ये हिंदी मीडियम है, हिंदी माध्यम। जबकि आप देखोगे इंग्लिश मीडियम के लिए हमारा जो सेम चल रहा है वो है आप अपना यूनिटी बैच, सॉरी सक्षम 2.0, सक्षम 2.0, ये प्री प्लस मेंस है, ये इसका मीडियम इंग्लिश है। तो ये हमारे अभी ऑफर चल रहा है 80%, इससे ज्यादा कभी छूट नहीं आने वाली। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन, क्या होता है कई बार हम खुद से तैयारी नहीं कर पाते, पर हम देखा अपने एनालिसिस, हर चीज को हम ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट स्टोर पर जाएं और पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे हमारे इन बैचेस का लाभ उठाएं, और इससे ज्यादा छूट अब नहीं आने वाली, फाइनल छूट है ये क्रिसमस पर। सही समय पर सही तैयारी, 120 दिन बचे हैं और 100 नहीं 200% आप इसमें प्रिपेयर हो जाएंगे। और आप चाहते हैं तो भाई YouTube पर भी मेरी एमपीजी के स्पेशल चल रही है, एमपीजी के स्पेशल अभी लाइव चल रहा है, कहां पर, YouTube, इसी YouTube पर लाइव चल रही है मेरी क्लास लाइव, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आ गया हूं, एकदम मुफ्त टॉपिक वाइज पूरा है। और ये कितने बजे सर? डेली 8 PM, रात्रि को 8 बजे YouTube पर लाइव एमपीजी के मेरा चल रहा है। तो आइए, सभी का स्वागत है, और वीडियो हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो आप मुझे कमेंट कर दें, आपने किया था मैंने तुरंत बनाया, और भी मैं बना दूंगा। तो आपके लिए ही हम लगातार हैं, ये काम भी आपके लिए हो रहा है। सभी लोग 8 बजे जरूर आइएगा। और भी
लोग जो वीडियो चाहते हो किसी प्रकार का किसी मुद्दे पर मुझे बताइए, मैं बना दूंगा। लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। जो भी आप अभ्यर्थी हैं शुरू कर रहे हैं तैयारी कर तो देते हैं पर जानकारी ही पता नहीं है क्योंकि उपलब्ध नहीं है, तो मैंने वो उपलब्ध करा दी। आप लाइक और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, जिससे मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और आप जो बोलो वो कर दूं और वो वीडियो बना दूं। तो थोड़ा शेयर आपका भी उधर से इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं। हम आपके लिए हर सुविधा हर चीज करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इस सेशन को एंड करते हैं। काफी लंबा समय हो चुका है पर जानकारी पूरी देनी थी इसलिए ऐसा हुआ है। सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, और डेली 8 PM पर तो आप आइए ही। जय हिंद, जय भारत।